हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंजंक्शन को सीखेंगे। ठीक है, कंजंक्शन का अर्थ होता है सहसंयोजक अव्यय। कंजंक्शन क्या है? तो एक कनेक्टिंग वर्ड है, मतलब ये क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ेगा या दो फ्रेजेस को जोड़ेगा या दो क्लॉजेज को जोड़ेगा या दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, यानी इसका काम है जोड़ना। कंजंक्शन ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर देखा जाए तो कंजंक्शन एक प्रकार का शब्द है। इसीलिए डेफिनेशन में मैंने लिखा कंजंक्शन इज ए काइंड ऑफ वर्ड। काइंड ऑफ वर्ड का मतलब क्या हुआ कि शब्द का रूप है कौन? कंजंक्शन। ठीक है, विच ज्वाइंस और कनेक्ट्स, जो जोड़ता है। ज्वाइंस मतलब भी जोड़ना, कनेक्ट्स का मतलब भी जोड़ना। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हैं। टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज और सेंटेंसेज। यानी विच मतलब कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? तो जोड़ने का काम करता है। क्या? दो या दो से अधिक। मोर देन टू का मतलब क्या हो गया? दो से अधिक वर्ड्स मतलब शब्दों को, फ्रेजेज शब्द समूहों को, क्लॉजेज उपवाक्यों को या वाक्यों को। ठीक है, वर्ड क्या होता है? देखिए, जैसे बॉय एक वर्ड का एग्जाम्पल है, गर्ल वर्ड का एग्जाम्पल है, पेन वर्ड का एग्जाम्पल है। मतलब इस तरह से जो भी आते हैं सबको हम लोग वर्ड्स कहेंगे। ठीक है, फ्रेज किसको कहेंगे? द सीएम ऑफ बिहार एक एग्जाम्पल है फ्रेज के रूप में। वास्तव में फ्रेज क्या होता है? इन्हीं शब्दों का, 2, 4, 5 शब्दों का क्या होता है? एक समूह होता है। याद रहे कि फ्रेज भी शब्दों का समूह होता है, क्लॉज या सेंटेंस भी शब्दों का समूह होता है। दोनों में फ़र्क क्या है? फ्रेज में वर्ब नहीं होता है, यह एक इनकम्प्लीट मीनिंग को प्रोवाइड करता है, जबकि क्लॉज और सेंटेंस जो होते हैं ये कंप्लीट मीनिंग को देते हैं, साथ ही इसमें वर्ब मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें गो और इसमें कॉम्स लगा हुआ है, तो यह एक सेंटेंस है, जबकि ऊपर वाला एक फ्रेज है। तो फ्रेज हम लोग क्या बोलेंगे? शब्दों के वैसे समूह को जो इनकम्प्लीट मीनिंग को रखता है। ठीक है, क्लॉज क्या होता है? तो किसी सेंटेंस का छोटा भाग होता है, छोटा हिस्सा होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद होता है। देखिए एग्जाम्पल, आई शैल गो इफ़ ही कम्स। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर एक फुल स्टॉप है, तो ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में दो छोटे छोटे हिस्से हैं। आई शैल गो जो कि एक क्लॉज है, ही कम्स यह भी आपका एक क्लॉज है, जबकि बीच में जो इफ़ का प्रयोग जो किया गया यह एक कंजंक्शन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देखिए। मोहन एंड रमेश आर फ्रेंड्स। मोहन एक वर्ड है, रमेश भी एक वर्ड है, और इन दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए मैंने एंड कंजंक्शन का प्रयोग किया, मतलब इसमें कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ दिया। जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में देखा जाए, द सीएम ऑफ बिहार एक फ्रेज है, क्योंकि ये तो एक वर्ड नहीं है ना, वर्डों का यानी शब्दों का ये समूह है। द सीएम ऑफ बिहार एक फ्रेज है, और इसी प्रकार द सीएम ऑफ यूपी को देखा जाए तो यह भी आपका क्या है? एक फ्रेज है। ठीक है, और इनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन एंड का यूज किया गया। नेक्स्ट है आई शैल गो इफ़ ही कम्स। यह पूरा एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में यदि हम बात करें आई शैल गो की तो यह एक क्लॉज है, और ही कम्स ये भी आपका क्या है? एक क्लॉज है। और इन दोनों क्लॉज को यानी उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन इफ़ का प्रयोग किया गया। ठीक है, कुछ बच्चे आई शैल गो को सेंटेंस भी समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, सेंटेंस यदि ये होता तो इसको सिर्फ हम लोग ऐसे लिखते हैं, आई शैल गो फुल स्टॉप, यानी जब यही क्लॉज सेंटेंस होगा तो एक फुल स्टॉप को लेकर आएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे सेंटेंसेज को ही हम क्लॉज कहेंगे जब वह बड़ा सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है या उसके अंदर आ जाता है। तो सेंटेंस ये पूरा हुआ, जबकि इसका छोटा वाला सेंटेंस जो आप देख रहे हैं इसी को मैंने नाम क्या दे दिया? क्लॉज नाम दे दिया। तो आप चाहे तो इसको क्लॉज समझिए या आप सेंटेंस समझिए। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन के लिस्ट को देखेंगे।
देखिए बोर्ड पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन के लिस्ट को लिखा हुआ है जो कि आपको याद करने होंगे। जैसे एंड है मतलब और, ये तो सबको याद ही होंगे। बट है लेकिन, देयरफॉर या सो रहेगा, दोनों का अर्थ इसलिए जो जिस अर्थ में है इसी सेंस में यूज भी किया जाता है। मतलब हमको इसलिए चाहिए तो हम देयरफॉर या सो लाएंगे। एग्जाम्पल्स की सहायता से हम लोग समझेंगे कि कब देयरफॉर आएगा और कब सो आएगा। ठीक है। टिल, अनटिल, अनटिल में डबल एल नहीं होता है। देखिए टिल में डबल एल, अनटिल में सिंगल एल है। या अनलेस, तब तक डॉट डॉट जब तक। ठीक है। ये जो ब्लैंक स्पेस दिखेंगे खाली जगह, इसमें कोई वर्ड आएगा। ठीक है। वेन या वाइल रहेगा जब, डैट रहेगा तो की या ताकि। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि डैट का मतलब तो सर वह होता है, लेकिन यहाँ पर याद रहे कि डैट प्रोनाउन नहीं है, डैट कंजंक्शन के लिस्ट में है। मतलब जोड़ेगा दो शब्दों को या क्लॉजेज को या सेंटेंसेज को, तो इसलिए की या ताकि। जैसे आप नरेशन में देखे होंगे। ठीक है। ही सेड डैट द अर्थ इज राउंड, तो डैट उसमें लगता है जोड़ने का काम करता है। इफ़, यदि या अगर हो जाएगा। एज इफ रहेगा, एज दो रहेगा मानो। ओ आर और रहेगा या। आइदर डॉट डॉट और डॉट डॉट रहेगा तो या तो या। यही नाइदर नॉर ना तो डॉट डॉट ना। ठीक है। आगे है बोथ, डॉट डॉट के साथ एंड और भी। सो डॉट डॉट डैट, इतना की। सो डॉट डॉट एज, एज डॉट डॉट एज, उतना ही जितना की। टू और टू, देखिए टी डबल ओ टू, टी ओ टू, रिमूवल ऑफ टू में इसका यूज किया जाता है। इतना डॉट डॉट की। नो सुनर देन रहेगा ज्यों ही त्यों ही का मीनिंग देगा। हार्डली और स्केर्सली के साथ वेन आएगा, मतलब मुश्किल से कोई काम होगा। ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल ही नहीं बल्कि। और इसी प्रकार वेदर और रहेगा तो चाहे या। सिंस और एज रहेगा तो चूंकि का मीनिंग भी देता है। बिकॉज रहेगा तो क्योंकि। तो ये सभी लिस्ट आप लिख लेंगे अपने कॉपी पर, और आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इन सबको समझेंगे। इनसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से जितने भी इम्पोर्टेंट कंजंक्शन का लिस्ट मैंने आप लोग को बताया, उनको समझाने का प्रयास मैं करूँगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला है मोहन एंड रमेश आर फ्रेंड्स। इसमें एंड कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड में भी आप देख रहे हैं कि एंड कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, और थर्ड में भी आप देख रहे हैं कि एंड कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। तीनों में फ़र्क क्या है या क्या इन एग्जाम्पल की सहायता से मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ, इसको आप देखिएगा। मोहन एंड रमेश, मोहन इस वाक्य का सब्जेक्ट है, रमेश भी इस वाक्य का सब्जेक्ट है। दो लोग हैं। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया गया है। ठीक है। सेकेंड में देखिए आई नो, नो के बाद यानी वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पर भी जो रमेश है ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब दो सब्जेक्ट को जोड़ना हो एंड लगा दिए, और जब दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना हो तो भी एंड लगा देंगे। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को जोड़ने वाला, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाला कंजंक्शन को हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये एंड एंड एंड, ये तीन एग्जाम्पल जो मैंने एंड से दिया, ये कोऑर्डिनेटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया। साथ ही एंड का मेन काम क्या है कि ये दो गुड सेंस वाले या बैड सेंस वाले शब्दों को जोड़ेगा। मतलब ये हुआ कि एक शब्द अगर पॉजिटिव सेंस रखता है और दूसरा भी पॉजिटिव रखता है तो बीच में एंड आएगा। या फिर अगर एक वर्ड निगेटिव सेंस रखता है और दूसरा भी निगेटिव रखता है तो भी एंड आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव रखेगा और एक निगेटिव, या पहले निगेटिव और बाद में पॉजिटिव, तो ऐसे के लिए एंड काम नहीं करेगा। ऐसे के लिए काम कौन करेगा? बट काम करेगा। तो देखिए फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, थर्ड नंबर, ही इज रिच एंड हैप्पी। अगर देखा जाए तो इसका मतलब यह कि वो धनी है और खुश है। तो ये दोनों ऐसे शब्द हैं कि जो गुड सेंस में लग रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एंड लगाया।
नीचे देखिए 4th नंबर, ही इज रिच बट अनहैप्पी। अगर यहाँ पर आप समझेंगे तो रिच पॉजिटिव सेंस वाला शब्द तो है, लेकिन अनहैप्पी एक निगेटिव मीनिंग देने लगा, नाखुश, तो ये निगेटिव सेंस को जोड़ दिया। बट क्या किया, एक पॉजिटिव और निगेटिव को जोड़ेगा। या हो सकता है कि ही इज अनहैप्पी बट रिच, ऐसे भी कर सकते हैं, निगेटिव वाला पहले और पॉजिटिव वाला बाद में आ सकता है, ठीक है। एंड और बट का जो मेन यूज है वो यह है कि पॉजिटिव सेंस निगेटिव सेंस को अगर दोनों को एक साथ जोड़ना हो तो एंड काम करेगा, अलग अलग जोड़ना हो यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव या एक निगेटिव और एक पॉजिटिव तो बट काम करता है। 5th नंबर, सी एज वेल एज यहाँ पर कंजंक्शन है जो कि सी को जोड़ रहा है और हर सिस्टर को जोड़ रहा है, ठीक है। सी एज वेल एज हर सिस्टर इज डांसर, यानी वह और उसके साथ और भी कौन, उसकी बहनें भी क्या है, डांसर हैं, ठीक है। एज वेल एज का मतलब हुआ साथ साथ या साथी, ठीक है, साथी। तो वह और उसकी बहनें भी डांसर हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो इज आया ये सिस्टर्स के अनुसार नहीं है, ये किसके अनुसार है, एज वेल एज के पहले वाले के अनुसार यानी सी के अनुसार। तो आपको ये बात भी याद रखना होगा कि जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। यदि इस जगह पर आई होता तो आई के अनुसार एम हो जाता, इस जगह पर सी है तो सी के अनुसार इज हुआ है, अगर इस जगह पर दे होता तो दे के अनुसार आर हो जाता, ठीक है। 6 नंबर, द टीचर ऑफ फिजिक्स। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो मेन ऑफ के पहले है द टीचर, यही मेन सब्जेक्ट है। द टीचर ऑफ फिजिक्स इज इल देयरफॉर या सो ही कैन अटेंड क्लास, यानी जो फिजिक्स के टीचर हैं वो बीमार हैं, इसलिए का मीनिंग यहाँ पर आया है। तो इसलिए के लिए देयरफॉर भी लग सकता है और सो भी, ही कैन नॉट अटेंड क्लास। इस एग्जाम्पल में दोनों सही है, इसलिए वह क्लास को अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन इसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर दोहराया, द टीचर ऑफ फिजिक्स इज इल, और तब देखिए इल के बाद ही लगा हुआ है, इल ही देयरफॉर, यानी ऊपर वाला में आप देखेंगे कि ही के पहले देयरफॉर आया है, लेकिन नीचे वाला में ही के बाद देयरफॉर आया है। नियम ध्यान से समझिएगा, जब देयरफॉर का प्रयोग वर्ब के पहले हुआ हो और सब्जेक्ट के बाद हुआ हो तो वैसे कंडीशन में आप इस जगह पर सो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर ही रहेगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद अगर हमको लगाना हो तो सो नहीं लगाएंगे, देयरफॉर लगाएंगे, या वर्ब के पहले लगाना हो तो सो नहीं लगाएंगे, देयरफॉर लगाएंगे। लेकिन ऊपर के एग्जाम्पल में सब्जेक्ट के पहले जैसे लगा है तो सो या देयरफॉर दोनों सही हो जाएगा। 8 नंबर है, चूज हिंदी और इंग्लिश। और का यूज यहाँ पर या के अर्थ में हुआ, चुनिए हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक। नीचे देखिए, यू और आई एम गिल्टी, यहाँ भी और लगा, दो सब्जेक्ट को जोड़ा, तो जब और नॉर दो सब्जेक्ट को या उससे अधिक सब्जेक्ट को जोड़ेगा तो इसके बाद वाले के अनुसार वर्ब होता है, ठीक है। देखिए तीनों में योर ब्रदर है, हैज लगा है, इसके नीचे देखिए योर ब्रदर है, हैज लगा है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि योर नॉर के बाद वाले के अनुसार वर्ब होता है, ये सिंटेक्स में चला जाएगा। हम लोग अभी कंजंक्शन को देख रहे हैं, कंजंक्शन ये है, देखिए यू और आई को जोड़ दिया है, मतलब क्या हुआ, या। नीचे वाला में आइदर यू और योर ब्रदर हैज स्टोलन माई मोबाइल, यहाँ पर या तो या का मीनिंग निकल रहा है, या तो तुम या तुम्हारा भाई मेरे मोबाइल को चुराया है, ठीक है। और नीचे वाला में नाइदर का मतलब ना होता है, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर, ना तुम और ना ही तुम्हारा भाई ने मोबाइल को चुराया है। इसमें एक चीज़ और आप लोग को याद रखना है, पेयर, ठीक है। पेयर का मतलब क्या हुआ कि यदि आइदर रहेगा तो इसके साथ और ही काम करेगा, आइदर के साथ यदि आप नॉर लगा दोगे गलत हो जाएगा। उसी तरह नाइदर रहेगा तो नाइदर के साथ नॉर काम करेगा और काम नहीं करेगा। अगर एक और बढ़ाना हो तो भी और आएगा, जैसे आइदर यू और योर ब्रदर, फिर और योर सिस्टर, ऐसे इसमें बढ़ाएंगे तो नॉर एक बार और बढ़ेगा, जितना बार बढ़ाना है इसको बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके आगे और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, देखिए आगे है 12 नंबर, आई बोथ टीच एंड बीट, ठीक है।
यहाँ पर बोथ के साथ एंड का प्रयोग हुआ है। इस बात को याद रखना होगा। पेयर इसका क्या है ये जरूर आप याद कीजिएगा। बोथ के साथ एंड, जैसे आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर लगता है, उसी तरह बोथ के साथ क्या लगाना है, एंड लगाना है। तो आई बोथ टीच एंड बीट का मतलब क्या हुआ, मैं पढ़ाता भी हूँ और पीटता भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ का मतलब और भी हो गया, बोथ एंड का मतलब और भी। ठीक है। 30 नंबर, ही वॉज सो वीक डैट ही कुड नॉट वॉक। इसमें देखिए पेयर याद रखना है क्या, सो के साथ डैट। हालांकि सो के साथ एज का भी प्रयोग होता है जैसे यहाँ पर हुआ है। ठीक है, सो और डैट कब लगेगा, तो देखिए ही वॉज सो वीक डैट ही कुड नॉट वॉक, ये रिमूवल ऑफ टू को चेंज किया गया है, ट्रांसफॉर्म किया गया है। ही वॉज सो वीक डैट ही कुड नॉट वॉक, इसका अर्थ क्या हुआ, वह इतना कमजोर था कि, डैट का मतलब कि वह टहल नहीं सकता था। ठीक है, इस जगह पर वज लगा इसलिए इस जगह पर कुड लगा। अगर यहाँ पर इज ए मार होता तो हम कुड का प्रेजेंट फॉर्म यानी कैन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सो के साथ दैट लगा। नेक्स्ट है ही वाज टू वीक टू वॉक। इसमें पेयर याद रखना है कि TOO रहेगा तो TO2 काम करेगा, सिंगल टू, इसके साथ हमेशा TO2 काम करेगा। मतलब क्या हुआ, ही वॉज टू वीक टू वॉक यानी वह टहलने में अत्यधिक कमजोर था। ठीक है। 15, सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, यह डिग्री में चला आया लेकिन ये कंजंक्शन है। ठीक है, ही इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वह उतना ही सुंदर है जितना कि उसकी बहन सुंदर है। तो एज और एज का मतलब क्या हुआ, उतना ही जितना कि। एज और एज के बदले सो और एज का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन कब, जब निगेटिव रहेगा तब, नॉट लगा रहेगा तो इस सो के बदले एज का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जब निगेटिव रहेगा तो सो भी आ सकता है और एज भी आ सकता है, लेकिन जब अफर्मेटिव रहेगा, जैसे ऊपर वाला में नॉट नहीं लगा है और ऊपर वाला में यदि हम लोग सो लगा दें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा यानी सकारात्मक, जब नॉट नहीं लगा रहेगा तो हम उसमें सो नहीं लगाएंगे, लेकिन नॉट लगा रहेगा या कोई निगेटिव वर्ड लगा रहेगा तो हम लोग इसमें सो लगा सकते हैं। साथ में एज का इच्छा हुआ तो एज भी लगा सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ही हैड हार्डली रीच्ड हिज हाउस व्हेन इट बिगन टू रेन। यहाँ पर देखिए हार्डली रहेगा या अगर यहाँ पर स्केर्सली रहता तो ये दोनों के साथ व्हेन काम करेगा, यही इसका पेयर हुआ, मुश्किल से। तो देखिए ही हैड हार्डली रीच्ड हिज हाउस यानी वह मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि इट बिगेन टू रेन, वर्षा शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन का मतलब जब नहीं, जब हार्डली स्केर्सली के साथ काम करेगा तो व्हेन का मतलब हो जाएगा कि, यानी मुश्किल से कि, मुश्किल से वह घर पहुंचा ही था कि वर्षा शुरू हो गई। नो सूनर जब रहेगा तो इसके साथ काम करेगा देन, नो सूनर के साथ कौन काम करेगा, पेयर देन। नो सूनर हैड आई रीच्ड माई हाउस देन इट बिगन टू रेन, मतलब क्या हुआ, ज्यों ही मैं घर पहुंचा वर्षा शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पर नो सूनर देन का मतलब क्या हुआ, ज्यों ही त्यों ही, यानी कह रहा है ज्यों ही मैं घर पहुंचा वर्षा शुरू हो गई, मतलब क्या कि ज्यों ही मैं घर गया त्यों ही वर्षा शुरू हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, लेस्ट के साथ एक मॉडल आप याद रख सकते हैं कि शुड लगता है। ठीक है, ताकि न इसका मतलब होता है, इसके बाद नॉट नहीं रहेगा तब पर भी ये मीनिंग क्या देगा, ताकि न, यानी निगेटिव मीनिंग देता है। मीनिंग समझिए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल मतलब क्या हुआ, ध्यान पूर्वक टहलो ताकि तुम गिर ना जाओ। ठीक है, ताकि न, ताकि तुम गिर ना जाओ, देखिए ताकि न आ गया। ठीक है, बीच में गैप रहेगा, ताकि तुम गिर न, फिर बाद में न, तब जाओ। ठीक है। नेक्स्ट है वी ईट डैट वी मे लिव। इसमें डैट का मतलब यहाँ पर ताकि है, ऊपर वाला ताकि न था लेस्ट का, लेकिन यहाँ पर ताकि। देखिए वी ईट हम लोग खाते हैं ताकि वी मे लिव हम लोग जी सकें, इसमें निगेटिव मीनिंग नहीं है। तो डैट का मतलब की भी होता है और ताकि भी। की होगा नरेशन में आप अक्सर देखेंगे कि उसमें डैट जब आएगा तो की का मीनिंग देता है। और नेक्स्ट है नॉट ओनली यू, नॉट ओनली और इसका
आधा हिस्सा यहाँ पर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बीच में गैप, सब्जेक्ट रहेगा। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो ही इज डिसऑनेस्ट, ये क्या कर रहा है, न केवल तुम बल्कि वह भी क्या है, बेईमान है। ठीक है, तो यहाँ पर भी याद रखना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो रहेगा तो बाद वाले के अनुसार वर्ब होता है, ये सिंटेक्स में हो गया। यानी हम लोग वर्ब भरेंगे तो सिंटेक्स, और कंजंक्शन का पेयर को लगाएंगे तो ये हो गया कंजंक्शन टॉपिक। ठीक है, आगे है ही हैज नॉट सेंट मनी सिंस ही गॉट ए जॉब, यानी ये क्या कर रहा है, देखिए इसमें सिंस जो लगा है समय सूचक शब्द के रूप में नहीं लगा है, मतलब प्रीपोजिशन के लिए नहीं लगा है, कंजंक्शन के रूप में लगा है। देखिए यहाँ पर सिंस का अर्थ हुआ तब से डॉट डॉट जब से, कह रहा है ही हैज नॉट सेंट मनी, उसने पैसा नहीं भेजा है, तब से, जब से कह रहा है ही गॉट ए जॉब, उसने जॉब को पाया है। यानी ये कंप्लीट सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है कि वह जब से जॉब को पाया है तब से पैसा नहीं भेजा है। याद रहे कि सिंस का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए पहले वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ने के लिए सिंस काम करेगा। हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के पहले सिंस को रखना है। अगर इस सेंटेंस को हम पहले भी कर दें ना, ही गॉट ए जॉब, तो सिंस पहले आ जाएगा, और ही हैज नॉट सेंट मनी कहाँ पर चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि सिंस पास्ट इंडेफिनिट के साथ प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट के जस्ट पहले, किसके साथ, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। एंड 23 है आई डोंट नो वेदर यू गो और स्टे, मैं नहीं जानता चाहे तुम जाओ या रहो। देखिए वेदर का पेयर यहाँ पर और है, नरेशन में भी और यदि आगे के हिस्सा में लगा रहे तो इफ जहाँ पर आप लोग लगाते हैं वहाँ पर क्या लगाने लगेंगे, वेदर लगाएंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें वेदर का पेयर और है। ठीक है, यू डोंट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है। अनलेस और अनटिल, या इस जगह पर टिल भी होता ना तो इसका मतलब वही होगा। तो देखिए अनलेस क्या है, शर्त सूचक है, शर्त को बतेगा, जबकि अनटिल और टिल जो है यह समय सूचक शब्द है। साथ ही दोनों के बाद निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, मतलब डोंट, नॉट, नो ये सब नहीं लगेगा, पहले लग सकता है जैसे इसमें लगा यू डोंट पास, तुम पास नहीं होगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। देखिए जब तक मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी नहीं आ गया, नहीं लगाने के लिए, नहीं के लिए नॉट की आवश्यकता इसमें नहीं है। इसी तरह आई शैल वेट अनटिल यू कम, आई शैल वेट मैं इंतजार करूँगा, अनटिल यू कम जब तक तुम नहीं आ जाते। तो देखिए अनटिल या टिल भी अगर बोलते हैं, आई शैल वेट टिल यू कम, मैं तब तक इंतजार करूँगा जब तक तुम नहीं आ जाते। तो यहाँ पर नहीं के सेंस में, निगेटिव सेंस में नॉट नहीं लगा है। ठीक है, ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंस को दे रहा है। तो आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि अनलेस, अनटिल और टिल के बाद वाला जो क्लॉज होगा उसमें निगेटिव वर्ड नॉट, नेवर या कोई भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी हो गया। कंजंक्शन को मैंने आप लोगों को शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे हम लोग इस पर और भी कुछ एक्सरसाइज को करेंगे।